नमस्कार साथियों, मैं हूं अर्पित सिंह और आपके अपने चैनल वेदादर्शनम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की 50 एमसीक्यूज की एक धमाकेदार क्लास राजस्थान के इतिहास के उस खुफिया और ताकतवर तंत्र पर है जिसके दम पर सदियों तक राजपूताने पर शासन किया गया। क्या आप जानते हैं परगनों में वो कौन सा गुप्त अधिकारी होता था जिसे खुफिया नवीस कहा जाता था, जिसका काम हर छोटी बड़ी खबर गुप्त रिपोर्ट चुपचाप दीवान तक पहुंचाना था। और राजपूताना सेना की वो भयानक तोपें, नरनाल, सुतरनाल और गजनाल क्या थी, जिन्हें सैनिकों की पीठ ऊंटों और हाथियों पर लादकर युद्ध के मैदान में ले जाया जाता था। साथ में हम बात करेंगे खरीता, मंसूर और अर्जदाश्त जैसे उन शाही दस्तावेजों के बारे में जिनमें राजाओं की कूटनीति और गहरे राज दर्ज होते थे। जी हाँ, आज हम प्रशासनिक शब्दावली, सैन्य व्यवस्था एवं पुरालेखीय स्रोत का पूरा निचोड़ इन 50 बेहतरीन सवालों से खंगालेंगे। आरपीएससी और आरएसएसबी की परीक्षाओं में इन बहियों और सैन्य पदों से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, इसलिए क्लास में अंत तक जरूर बनी रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न, मध्यकालीन राजस्थान में प्रधान पद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह केवल सैन्य रसद विभाग का प्रमुख होता था। यह राजा के बाद शासन का द्वितीय श्रेणी का सर्वोच्च अधिकारी था। इसका मुख्य कार्य केवल विदेशी व्यापारियों से चुंगी वसूलना था। प्रधान का पद केवल चारण जाति के लिए आरक्षित था। देखिए, मुगलों के आगमन के बाद में जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें बड़ा बदलाव आया और जो प्रधान है वो राजा का सबसे दूसरा महत्वपूर्ण पद बन गया था राजा के बाद में। और ये जो पद है वो शासन, सैन्य और न्याय संबंधी कार्यों में राजा की सहायता करता था। मेवाड़ में इसको अमात्य कहते थे और जयपुर में इसको मुहासिब भी कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यह राजा के बाद शासन का द्वितीय श्रेणी का सर्वोच्च अधिकारी था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, मध्यकालीन राजस्थान में दीवान को शासक का दूसरा शरीर माना जाता था। कारण आर, राजा की अनुपस्थिति में प्रशासन की पूरी बागडोर दीवान के हाथों में रहती थी, जिसे देश दीवान कहा जाता था। देखिए, यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही बिल्कुल सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, दीवान जो है वो वित्त और राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था, क्योंकि वह राज्य की वित्तीय जड़ों को नियंत्रित करता था और राजा के बाहर होने पर देश दीवान के रूप में पूर्ण सत्ता का उपभोग करता था। इसलिए उसे शासक का प्रतिरूप या शासक का दूसरा शरीर कहा गया है। मारवाड़ में इसे विशेष रूप से दीवान जी का दुपट्टा, ये जो था ये सम्मान प्राप्त था, दीवान जी का दुपट्टा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। सूची 1 अधिकारी को सूची 2 कार्य के साथ सुमेलित करे। देखिए, जो बख्शी है उसका कार्य था सैन्य वेतन, हुलिया और घोड़ों को दागने की व्यवस्था करना। और खानसामा जो है उसका कार्य था राज परिवार की रसद और खान पान का प्रबंध। और दरोगा ए तोपखाना जो है इसका कार्य था तोपचियों और भारी आग्नेयास्त्रों पर नियंत्रण। और किलेदार का कार्य था दुर्गों के भीतर सैन्य चौकियों की सुरक्षा। इस तरह से यहाँ पे बी ए डी सी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। बख्शी का मुख्य कार्य सेना का प्रशासनिक प्रबंधन, जिसमें वेतन देना, प्रशिक्षण देना था। खानसामा राज परिवार की जो घरेलू जरूरतें होती थी उनका प्रभारी था। और दरोगा ए तोपखाना जो था वो भारी हथियारों का संरक्षक था और किलेदार जो है वो दुर्ग की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मेदार होता था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। राज्यों के अनुसार प्रधान के नाम। देखिए, जो मेवाड़ है, मेवाड़ में प्रधान का नाम अमात्य था। और जयपुर में जो प्रधान है उसको मुहासिब कहा जाता था। कोटा बूंदी में प्रधान कहा जाता था या मुत्सद्दी कहा जाता था। और मारवाड़ में दीवान या फौजदार कहा जाता था। तो इसमें भी बी ए सी डी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, राजस्थान के अलग अलग राज्यों में जो एक स्तर का पद होता था उसके नाम अलग अलग थे। मेवाड़ में प्राचीनता के कारण जो अमात्य शब्द था वो प्राचीन काल से ही प्रचलित रहा था, जबकि जयपुर में जो मुगल आए थे तो मुगलों के प्रभाव से मुहासिब शब्द का प्रयोग होने लगा। और कोटा में जो फौजदार है, ऐसी शब्दों का प्रयोग होने लगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, मध्यकालीन राजपूत शासकों ने दीवान पद पर प्राय गैर राजपूत मुत्सद्दी जातियों महाजन कायस्थ को नियुक्त किया।
कारण आर, इससे शासक को सामंती विद्रोह का खतरा कम रहता था और प्रशासनिक कार्यों में लेखा जोखा की सटीकता बनी रहती थी। देखिए ये जो है एक प्रशासनिक चातुर्य का उदाहरण है। राजपूत जो थे वो राजपूत सामंतों को दीवान बनाने की बजाय वो क्या करते थे, जो अन्य वर्ग थे जैसे कायस्थ और महाजन, उनको अपना जो दीवान है वो बनाते थे। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। खुफिया नवीस का मुख्य कार्य क्या था? परगने की भूमि का सर्वेक्षण करना, परगने की गुप्त रिपोर्ट सीधे केंद्र को भेजना, राजकीय पुस्तकालय की देखभाल करना, परगने के करों की वसूली सुनिश्चित करना। देखिए जो खुफिया नवीस है वो एक गुप्त सूचना का लेखक था, जो परगने के हाकिम या आमिल की जो गतिविधियां होती थी उनको और क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था थी उसकी जो गोपनीय रिपोर्ट है वो सीधे राजा को या फिर जो दीवान होते थे उनको भेजता था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही है। परगने की गुप्त रिपोर्ट सीधे केंद्र अर्थात दीवान को भेजना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। परगना प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? आमिल, कानूनगो, हाकिम या सिकदार? देखिए जो हाकिम है वो परगने का प्रशासनिक प्रमुख था और ये सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, हाकिम। और जो हाकिम है उसको न्याय, राजस्व और नागरिक प्रशासन के कई अधिकार प्राप्त थे। जयपुर में जो हाकिम है उसको फौजदार कहा जाता था और कोटा में हवालगीर कहा जाता था, याद रखिएगा। और जब हाकिम अनुपस्थित रहता था तो जो राजस्व का कार्य है वो सिकदार संभालता था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। पोतदार परगना प्रशासन में किस भूमिका का निर्वहन करता था? परगने का मुख्य सेनापति, परगने का खजांची जो राजस्व का हिसाब रखता था, परगने का मुख्य न्यायाधीश या राजा का निजी सचिव? देखिए जो पोतदार है उसका कार्य था परगने की जो खजाना है उसकी रक्षा करना, जो राजस्व आमिल द्वारा वसूल किया जाता था, जिसका हिसाब किताब और जो सुरक्षा है वो पोतदार की जिम्मेदारी होती थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा, परगने का खजांची जो राजस्व का हिसाब रखता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। कानूनगो के संदर्भ में कौन सा कार्य सही है? वह परगने में पुलिस विभाग का प्रमुख था, वह कृषि भूमि के रिकॉर्ड और राजस्व की दरों का विवरण रखता था, वह केवल युद्धों के समय रसद जुटाता था, वह विदेशी राजाओं के साथ संधि पत्र तैयार करता था। देखिए जो कानूनगो है वो राजस्व प्रशासन की मेमोरी था एक तरह से। उसके पास में भूमि की श्रेणियां, पैदावार का पुराना रिकॉर्ड और प्रचलित करों और दरों का पूरा लेखा जोखा होता था। और ये जो कानूनगो है वो हाकिम और आमिल के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करता था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा, वह कृषि भूमि के रिकॉर्ड और राजस्व दरों का विवरण रखता था। और ये पद जो है वो आज भी राजस्व विभाग में देखने को हमको मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। मुशर्रिफ नामक पद का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? अर्थ विभाग का सचिव, गुप्तचरों का मुखिया, राज परिवार का निजी चिकित्सक या किलों की दीवारों की मरम्मत करना? देखिए जो मुशर्रिफ है वो अर्थ विभाग के सचिव के रूप में कार्य करता था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका जो कार्य है वो मुख्य रूप से जो व्यय होता था उसका विवरण रखना और वित्तीय अनुशासन जो है उसको बनाए रखना था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। पंचकुल नामक स्थानीय संस्था का मुख्य कार्य क्या था? केवल बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना, भूमि संबंधी क्रय विक्रय पर कर लगाना और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, मंदिरों के पुजारियों का चयन करना या राजा के लिए मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन? देखिए जो पंचकुल है वो एक प्राचीन और शक्तिशाली स्थानीय निकाय था। ये जो संस्था है वो केवल भूमि प्रबंधन और कर निर्धारण से प्रभावित थी, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मध्यस्थता के रूप में भी कार्य करती थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा, भूमि संबंधी क्रय विक्रय पर कर लगाना और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। और ये जो पंचकुल है उसको आज की ग्राम पंचायत का पूर्वज माना जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आज जो ग्राम पंचायत कार्य करती है वो कार्य पहले पंचकुल करता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। मेवाड़ के गांवों के मुखिया के संदर्भ की पहचान करें। पटेल, चौधरी, गाडा या उपयुक्त सभी? देखिए जो मेवाड़ में राजपूती आबादी वाले गांव थे उनके मुखिया को पटेल या चौधरी कहा जाता था, और साथ साथ इनके अलावा इसको विशेष रूप से गाडा भी कहा जाता था। जबकि जो जनजातीय बहुल क्षेत्र थे, भील और मीणा क्षेत्र, उनमें इसको गमेती कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा।
तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि पटेल, चौधरी और गाडा तीनों ही कहा जाता था। राजपूत क्षेत्रों में गाडा और पटेल, चौधरी वगैरह कहा जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। गोष्ठी नामक संस्था का मुख्य रूप से किससे संबंध था? घुड़सवारों के प्रशिक्षण से, मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन से, व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा से या गुप्तचरों की सभा से। देखिए, जो गोष्ठी है उसका काम था मंदिरों का रखरखाव और वहां पर जो उत्सव होते थे उनसे मिलने वाला जो दान था उसका प्रबंधन करना। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। ग्राम स्तर पर भूमि संबंधी अभिलेखों का वैज्ञानिक रखरखाव कौन करता था? सिकदार, पटवारी, कानूनगो या दफेदार? देखिए, जो पटवारी है वो ग्राम प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी था और उसका जो प्राथमिक कार्य है वो गांव की प्रत्येक जमीन का टुकड़ा, उसका मालिक और उस पर लगने वाला जो कर था उसका लिखित रिकॉर्ड रखना था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पटवारी। और ये जो पटवारी है इसको मुगल प्रभाव के बाद में पटवारी कहा जाने लगा, पहले इसको जो है लेखाकार कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। और दोनों को कानून को होता था वो परगनों में होता था, पटवारी जो है वो गांव में होता था, ये याद रखिएगा बिल्कुल। अभी भी यही व्यवस्था चली आ रही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। पटेल या चौधरी के कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह गांव में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। उसका पद पूर्णतः गैर वंशानुगत था। उसे अपनी सेवाओं के बदले नान कर मुक्त भूमि प्राप्त होती थी। देखिए, यहाँ पर जो कथन 1 और 3 है वो बिल्कुल सही होंगे। कथन 2 जो है वो गलत होगा, क्योंकि पटेल या चौधरी जो है वो प्राय वंशानुगत होता था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्हें पचौतरा या नानकर जो करमुक्त भूमि है उसके रूप में उनको पारिश्रमिक मिलता था, अर्थात उनको वेतन मिलता था। नानकर शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है रोटी के लिए कार्य करना। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मध्यकालीन राजस्थान में गांव के छोटे झगड़ों का निपटारा सीधे राजा करता था। पटवारी द्वारा रखे गए रिकॉर्ड्स के आधार पर राजकीय अधिकारी गांव का राजस्व तय करते थे। गमेती केवल शहरी क्षेत्रों का प्रमुख होता था। स्थानीय संस्थाओं को राजकीय अनुदान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। देखिए, इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। पटवारी द्वारा रखे गए रिकॉर्ड्स के आधार पर ही राजकीय अधिकारी गांव का राजस्व तय करते थे। उसके अलावा जो गांव के झगड़े होते थे वो राजा के बजाय जो ग्राम पंचायतें होती थी वो सुलझाती थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। मारवाड़ के राजस्व प्रशासन में तफेदार का क्या कार्य था? हाथियों की देखभाल, पटवारी के सहयोगी के रूप में राजस्व का लेखा जोखा रखना, राजकीय भोजनालय का प्रभारी या किलों के निर्माण के लिए पत्थर जुटाना। देखिए, जो मारवाड़ में पटवारी है उसकी सहायता के लिए जो तफेदार नामक कर्मचारी है वो होता था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा, पटवारी के सहयोगी के रूप में राजस्व का लेखा जोखा रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। खेत की फसलों की सुरक्षा और निगरानी के लिए उत्तरदायी कर्मचारी कौन था? सहन, कानवारिया, डोलगुआड़ या मुशरीफ? देखिए, जो कानवारिया या कंवारी है ये वो कर्मचारी था जो फसल के पकने पर उसकी रखवाली करता था ताकि राजस्व में कोई हानि ना हो। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कानवारिया। और उसके अलावा जो सहन है इसका कार्य राजस्व वसूली के समय अनाज के ढेरों की सुरक्षा करना था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। अहदी और जमियत सैनिकों के बीच मुख्य अंतर क्या था? अहदी पैदल सैनिक थे जबकि जमियत केवल घुड़सवार। अहदी राजा की निजी सेना के पेशेवर सैनिक थे जबकि जमियत सामंतों द्वारा भेजे गए सैनिक। अहदी केवल मुस्लिम सैनिक थे जबकि जमियत केवल हिंदू। अहदी वेतन के बदले भूमि लेते थे जबकि जमियत को नगद वेतन मिलता था। देखिए, जो अहदी है वो राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले अत्यंत वफादार सैनिक होते थे जिनका जो वेतन है वो सीधे राजकीय कोष से दिया जाता था। और इसका उल्टा जो जमियत है वो वह सेना थी जो सामंतों के द्वारा युद्ध के समय राजा की सहायता के लिए भेजी जाती थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अहदी राजा के निजी सेना के पेशेवर सैनिक थे जबकि जमियत सामंतों द्वारा भेजे गए सैनिक थे। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। बरगीर और सिलेदार घुड़सवारों के बीच रणनीतिक अंतर क्या था?
बरगीर स्वयं का घोड़ा लाते थे जबकि शिलेदार को राज्य घोड़ा देता था। बरगीर को घोड़ा और शस्त्र राज्य द्वारा प्रदान किए जाते थे जबकि शिलेदार अपना घोड़ा और शस्त्र स्वयं लाता था। बरगीर केवल किलों की रक्षा करते थे जबकि शिलेदार छापामार युद्ध करते थे। बरगीर केवल विदेशी मूल के सैनिक थे। देखिए जो बरगीर है वो वे सैनिक थे जिन्हें राज्य अपनी ओर से सुसज्जित करता था, इसलिए उन पर राज्य का जो नियंत्रण है वो अधिक होता था। और जो शिलेदार है वो स्वतंत्र योद्धाओं की तरह थे जो अपने साजो सामान के साथ भर्ती होते थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बरगीर को घोड़ा शस्त्र राज्य द्वारा प्रदान किए जाते थे जबकि शिलेदार अपना घोड़ा और शस्त्र स्वयं लाता था। अगला प्रश्न नंबर 21। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, मध्यकालीन राजस्थान के शासकों ने धीरे धीरे बरगीर पद्धति को अधिक अपनाया। कारण आर, इससे युद्ध के समय घोड़ों की गुणवत्ता और सैनिकों के प्रशिक्षण पर राज्य का सीधा नियंत्रण संभव हो सका। देखिए ये सैन्य आधुनिकीकरण का एक हिस्सा था जिसमें शिलेदारों पर निर्भरता युद्ध के समय जोखिम भरी हो सकती थी, लेकिन जो राज्य है उसने स्वयं के संसाधनों का निवेश करके जो बरगीर सैनिक है उनको तैयार किया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की से व्याख्या करता है। अगला प्रश्न नंबर 22। सूची 1 तोप का प्रकार, सूची 2 परिवहन के साधन से सुमेलित कीजिए। देखिए जो सतरनाल है वो ऊंट की पीठ पर रखी जाती थी। गजनाल जो है वो हाथी की पीठ पर रखी जाती थी। नरनाल जो है वो नर अर्थात मनुष्य की पीठ पर रखी जाती थी। और रहकला जो है वो पहाड़ी पहियों वाली जो बैलगाड़ी होती थी उस पर रखी जाती थी। इस तरह से यहाँ पे बी सी ए डी जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जो सतरनाल है वो ऊंट की पीठ पर घूमने वाली एक हल्की तोप होती थी। बाकी गजनाल जो है वो गज अर्थात हाथी, नरनाल जो है वो नर अर्थात मनुष्य। अगला प्रश्न नंबर 23। जिनसी और दस्ती तोपखाने के संदर्भ में कौन सा वर्गीकरण सही है? जिनसी हल्की तोपें थी जबकि दस्ती भारी। जिनसी भारी तोपें थी जिन्हें बैल या हाथी खींचते थे जबकि दस्ती हल्की तोपें थी। दस्ती तोपें केवल दुर्गों की छतों पर स्थित रहती थी। जिनसी तोपें लकड़ी की बनी होती थी। देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनसी जो है वो भारी तोपें थी जिन्हें बैल या हाथी खींचते थे, जबकि जो दस्ती है वो हल्की तोपें थी जो दुर्ग के दुर्गम रास्तों में आसानी से ले जाई जा सकती थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 24। सैन्य विभाग में बख्शी ए फौज का उत्तरदायित्व क्या था? तोपखाने के लिए गोला बारूद का निर्माण, सैनिकों की भर्ती, हुलिया रखना और वेतन वितरण, पड़ोसी राज्यों के साथ गुप्त संधियां करना, किलों के भीतर रसद का संग्रह करना। देखिए जो बख्शी ए फौज है वो सेना का एडमिनिस्ट्रेटर होता था उस समय। उसका जो कार्य है वो भ्रष्टाचार को रोकना था, जिसके लिए वह सैनिकों का चेहरा लिखता था और घोड़ों को दागने की जो पद्धति है उसका पालन करता था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सैनिकों की भर्ती, हुलिया रखना और वेतन वितरण। अगला प्रश्न नंबर 25। राजपूत पैदल सेना के अहसाम वर्ग के पास कौन से हथियार होते थे? केवल आधुनिक बंदूकें, पारंपरिक हथियार जैसे तीर कमान तलवार और भाला, केवल विस्फोटक गोले या लकड़ी के डंडे। देखिए जो पैदल सेना होती थी उसमें दो भाग होते थे, एक बंदूकछी और एक अहसाम। जो अहसाम है वो पारंपरिक हथियार वाले होते थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पारंपरिक हथियार जैसे तीर कमान तलवार और भाला। और जो अहसाम सैनिक है वो जो निकट युद्ध होते थे, पास के युद्ध, उनमें विशेषज्ञ माने जाते थे। अगला प्रश्न नंबर 26। सहबंदी सैनिकों की क्या विशेषता थी? ये राजा के अंगरक्षक थे। ये अस्थायी सैनिक थे जिन्हें राजस्व वसूली के समय नियुक्त किया जाता था। ये केवल समुद्री सीमा की रक्षा करते थे या ये विदेशी मूल के घुड़सवार थे। देखिए जो सहबंदी है वो नियमित सेना का हिस्सा नहीं होते थे, जबकि लगान वसूली या किसी स्थानीय अशांति के समय अतिरिक्त बल की जब आवश्यकता होती थी तब जो बेरोजगार लड़ाके हैं उनको कुछ समय के लिए भर्ती किया जाता था, उन्हें सहबंदी कहते थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अस्थायी सैनिक थे जिन्हें राजस्व वसूली के समय नियुक्त किया जाता था। जो सहबंदी शब्द है इसका अर्थ होता है राजस्व और सुरक्षा का समन्वय, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 28। घुड़सवारों के वेतन निर्धारण में ताजी, रस्मी और पडीर शब्द क्या दर्शाते हैं? सैनिकों की बहादुरी की श्रेणियां, घोड़ों की नस्ल और उनकी कार्य क्षमता की श्रेणियां,
युद्ध में प्रयुक्त ढालों के प्रकार या वेतन के विभिन्न तरीके। देखिए, जो सैनिकों का वेतन था वो उनके पास मौजूद जो घोड़ों की नस्ल थी उन पर निर्भर था। ताजी जो है वो सबसे उत्तम किस्म की थी। इनको जो वेतन है वो 20 रुपए के समान 20 रुपए के आसपास मिलता था। उसके बाद में जो रश्मि है वो उनको 14 रुपए और अंत में जो पडीर है उनको 13 रुपए मिलते थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही है, घोड़ों की नस्ल और उनकी कार्य क्षमता की श्रेणियां। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। सिलाई खाना विभाग का मुख्य अधिकारी कौन था? पोतदार, फौजदार, खजांची या मुशरिफ? देखिए, जो सिलाई खाना है जहाँ पर अस्त्र शस्त्रों का संग्रह होता था और निर्माण होता था, जिसको हम शस्त्रागार भी कह सकते हैं, उसका जो उत्तरदायित्व है वो फौजदार की हाथों में होता था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, फौजदार। जो फौजदार है उसका कार्य होता था हथियारों की गुणवत्ता और आपूर्ति सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। पोलोरा नायक पद का संबंध किससे था? दुर्ग के रसोइये से, दुर्ग के प्रवेश द्वार की सुरक्षा से, घोड़ों के अस्तबल से या राजकीय उद्यान की सफाई से? देखिए, जो पोल है उसका अर्थ होता है प्रवेश द्वार। जो दुर्ग के आगे विशाल प्रवेश द्वार होते थे उनको पोल कहा जाता था। और इस दुर्ग ये जो द्वार होते थे इनकी सुरक्षा और जो सुरक्षा है और वहां के जो रक्षक होते थे उनको पोलोरा नायक कहा जाता था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, दुर्ग के प्रवेश द्वार की सुरक्षा से। किलेबंदी की जो शब्दावली है उसमें पोल, ड्योढ़ी और बुरुज जो है इनका ध्यान रखिएगा, ये क्या क्या होते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। कोटा के जालिम सिंह द्वारा गठित पलटनों जैसे खांडा पलटन या अर्दली पलटन का क्या महत्व था? ये केवल मनोरंजन के लिए थी, ये यूरोपीय पद्धति पर आधारित आधुनिक प्रशिक्षित सेना की शुरुआत थी, ये केवल धार्मिक जुलूसों में भाग लेती थी, ये पलटनें केवल ऊंटों की सेना थी। देखिए, जो जालिम सिंह झाला है इन्होंने कोटा की सेना को आधुनिक ढंग से संगठित किया था। उन्होंने जातियों और प्रतीकों के नाम पर 14 पलटनें बनाई थी, जो उस समय किसी भी अन्य राजपूत राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा अनुशासित मानी जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये यूरोपीय पद्धति पर आधारित आधुनिक प्रशिक्षित सेना की शुरुआत थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। मुगल सम्राट द्वारा जारी किया गया वह शाही आदेश जो विशेष रूप से मनसबदारों के लिए होता था क्या कहलाता था? निशान, फरमान, मंसूर, हस्बुल हुक्म? देखिए, जो मुगल सत्ता का सर्वोच्च आदेश था उसको फरमान कहा जाता था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो फरमान है वो सीधे सम्राट की ओर से जारी होता था। इस पर जो सम्राट का पंजा होता था उसका निशान या फिर कोई शाही मोहर जो होती है वो लगी होती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। निशान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुगल शहजादों, बेगमों या राज परिवार के सदस्यों द्वारा जारी किया जाता था। इस पर जारी करने वाले सदस्य की विशिष्ट मोहर होती थी। यह सम्राट के फरमान के समान ही सर्वोच्च श्रेणी का आदेश माना जाता था। देखिए, यहाँ पे जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो निशान है उसका दर्जा हमेशा सम्राट के फरमान के नीचे होता था। और ये जो ये है निशान, ये प्राय राजकुमारों द्वारा अपने अधीन क्षेत्रों या अन्य राजाओं को भेजा जाता था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है, बाकी तीसरा गलत हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं, शहजादा खुर्रम जो शाहजहां है वो और जो दारा सिकोह है उसके जो निशान है वो राजस्थान के कई अभिलेखागारों में हमको देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। जयपुर राज्य के अर्धसट्टा रिकॉर्ड्स का प्रशासनिक महत्व क्या था? इनमें केवल राजाओं की वंशावली होती थी, ये प्रत्येक परगने के गांवों का सांख्यिकीय विवरण प्रदान करते थे, जिससे राजस्व प्रबंधन सटीक हुआ। इनमें केवल विदेशों से आए मेहमानों की सूची होती थी, ये गुप्तचरों के कोड वर्ड थे। देखिए, जो अर्धसट्टा है वो राजस्व विभाग की रीढ़ थी। इसमें गांव का नाम, कुल उपज, राज्य का हिस्सा और कर की जो दरें हैं उनका विवरण होता था। इससे राज्य को भविष्य में राजस्व का अनुमान लगाने में मदद मिलती थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये प्रत्येक परगने के गांवों की सांख्यिकीय विवरण प्रदान करते थे, जिससे राजस्व प्रबंधन सटीक हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। दस्तूर कोमवार जयपुर राज्य का एक विशिष्ट रिकॉर्ड है। इसमें मुख्य रूप से क्या दर्ज किया जाता था? केवल युद्धों में मारे गए सैनिकों की सूची, राज्य की कुल वार्षिक बजट का लेखा जोखा, विभिन्न जातियों के व्यक्तियों के सामाजिक पद, सम्मान, शिष्टाचार और उन्हें दिए गए उपहारों का विवरण, या राज्य के गुप्त मार्गों के नक्शे।
देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, कोमवार। कोम का मतलब होता है जाति। तो ये जो रिकॉर्ड है वो उस समय के जो सामाजिक पदानुक्रम है उसको समझने का जरिया था। इसमें किस जाति के व्यक्ति को दरबार में कहाँ बैठना है और उसे राज्य की ओर से क्या सम्मान मिलेगा, ये सब दर्ज होता था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। सूची 1 बहियों भैया का सूची 2 विषय वस्तु से सुमेलित कीजिए। देखिए, इसमें जो हकीकत वही है, हकीकत का अर्थ होता है वास्तविकता। तो जो हकीकत वही है वो शासक की दैनिक दिनचर्या और राजकीय आदेश था। कामठाना भई जो है ये महल, दुर्ग और सड़कों के निर्माण का खर्च होता था। जगत वही जो है इसमें राज परिवार द्वारा किए गए दान पुण्य और धार्मिक कार्यों का लेखा जोखा होता था। और हुकूमत वही में राज्य के प्रशासनिक और अदालती आदेशों की नकल होती थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी, ए, सी, डी, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सत्य है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हकीकत जो है वो राजा के दैनिक जीवन को दर्शाती है। काम ठाना जो है वो निर्माण से संबंधित है। और जगत वही जो है उसमें धार्मिक और लोक कल्याणकारी जो कार्य होते थे उनका रिकॉर्ड होता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनें। खरीता एक राजा द्वारा दूसरे राजा को भेजा जाने वाला गरिमापूर्ण पत्र था। मंसूर वह आदेश था जो सम्राट की अनुपस्थिति में वजीर द्वारा जारी किया जाता था। देखिए, यहाँ पर जो दोनों ही कथन है वो दोनों ही कथन गलत ढंग से लिखे गए हैं, क्योंकि खरीता जो है वो तो सही है, लेकिन मंसूर जो है वो वह आदेश था जो सम्राट की उपस्थिति में शहजादे द्वारा जारी किया जाता था। और जो वजीर का आदेश होता था उसको हस्बुल हुक्म कहते थे। तो इसमें जो खरीता है वो हम ये बिल्कुल सही है, एक राजा के द्वारा दूसरे राजा को भेजा जाने वाला गरिमापूर्ण पत्र। तो इसमें जो केवल 2 है वो सही होगा। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। अर्जी या अर्जदात प्रशासनिक रूप से क्या थी? राजा द्वारा सामंतों को दी गई चेतावनी, अधीनस्थ अधिकारियों या आम प्रजा द्वारा शासक को भेजा गया लिखित प्रार्थना पत्र, युद्ध की घोषणा का आधिकारिक दस्तावेज या लगान न भरने वाले किसानों की सूची। देखिए, ये जो है अर्जी वो नीचे से ऊपर की ओर भेजा जाने वाला संचार था। जो प्रजा है वो अपनी समस्याओं या अधिकारी अथवा अपनी निवेदन जो है वो अर्दास्त के रूप में किसी राजा या शहजादे तक इसके माध्यम से पहुंचाते थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अधीनस्थ अधिकारियों या आम प्रजा द्वारा शासक को भेजा गया लिखित प्रार्थना पत्र। और आज भी ये जो प्रशासनिक और कानूनी शब्दावली है उसमें अर्जी का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। रुक्का शब्दावली का संबंध किससे है? राज्य के अधिकारियों के मध्य होने वाला औपचारिक और सामान्य पत्र व्यवहार, घोड़ों की नस्ल सुधारने की एक विधि, व्यापारियों पर लगाया जाने वाला एक विशेष कर या किलों की गुप्त खिड़कियां। देखिए, जो रुक्का है वो एक पत्र था जो प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य के अधिकारियों के मध्य होने वाला औपचारिक या सामान्य पत्र व्यवहार। पत्राचार के कई रूप होते थे उस समय, जैसे खरीसा, रुक्का, परवाना, इन सबको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। वकील रिपोर्ट राजस्थान के इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? यह केवल अदालती फैसलों का संकलन है। इसमें मुगल दरबार में नियुक्त राजपूत राजा के प्रतिनिधि द्वारा भेजी गई दैनिक राजनीतिक रिपोर्ट होती थी। यह वकीलों की वंशावली का विवरण है या यह केवल मारवाड़ के हिस्सों को दर्शाती है? देखिए, प्रत्येक राजपूत राजा जो है वो मुगल दरबार में एक वकील होता था। ये दरबार की पल पल की खबरें, षड्यंत्र और निर्णयों की जो जानकारी है वो अपने राजा को भेजता था। और ये मुगल राजपूत संबंधों का आंखों देखा हाल कह सकते हैं इसको हम। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। इसमें मुगल दरबार में नियुक्त राजपूत राजा के प्रतिनिधि द्वारा भेजी गई दैनिक राजनीतिक रिपोर्ट होती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। दस्तूर कोमवार रिकॉर्ड्स के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह जयपुर राज्य का 18वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसमें केवल ब्राह्मणों और राजपूतों का विवरण मिलता है। इसमें उत्सवों, उपहारों और सामाजिक शिष्टाचार का विस्तृत ब्यौरा है। देखिए, यहाँ पर कथन 2 जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें सभी कौमों और जातियों का विवरण मिलता है, न कि ब्राह्मणों और राजपूतों का। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा।
केवल कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। खतूत महाराजगान संग्रह में किस प्रकार की जानकारी मिलती है? राजाओं और उनके सामंतों के बीच विवाद, देशी शासकों के बीच होने वाला आपसी पत्र व्यवहार और कूटनीतिक संबंध, केवल धार्मिक उत्सवों पर होने वाला खर्च या राज्य के खजाने की चाबियों का विवरण। देखिए, ये जो है वो अंतरराज्यीय संबंध जो होते थे उनको समझने का एक माध्यम था। जब एक राजपूत राजा दूसरे को पत्र लिखता था तो उन पत्रों का जो संकलन है वो खतूत महाराजगान कहलाता था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, देशी शासकों के बीच होने वाला आपसी पत्र व्यवहार और कूटनीतिक संबंध। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। पुरालेख शास्त्रों के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित करे। हकीकत बही, इसमें राजा की दैनिक क्रियाएं लिखी जाती थी तो ये राजा की दैनिक डायरी हो जाएगी। कामठाना बही, इसमें सार्वजनिक निर्माण कार्यों का रिकॉर्ड होता था। और हुकूमत बही, इसमें राजकीय आज्ञाओं का संकलन था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बी सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। सिहा हजूर नामक रिकॉर्ड्स का प्रशासनिक आवश्यकता क्या थी? यह राजा की उपस्थिति में होने वाले दैनिक आय व्यय को नियंत्रित करने के लिए था, यह सीमावर्ती किलों की सुरक्षा के लिए था, यह केवल शिकार पर होने वाले खर्च का हिसाब था, या यह कैदियों की संख्या गिनने के लिए था। देखिए, जो सिया है उसका शाब्दिक अर्थ होता है हिसाब किताब। सिया हजूर जो है वो सीधे राजा का जो निजी कार्यालय है उससे संबंधित था, जो राज्य के शीर्ष स्तर पर वित्तीय पारदर्शिता को सुनिश्चित करता था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा, यह राजा की उपस्थिति में होने वाले दैनिक आय व्यय को नियंत्रित करने के लिए था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। अखबारात ए दरबार ए मुअल्ला के बारे में सही कथन का चयन करें। यह मारवाड़ राज्य का स्थानीय समाचार पत्र था। यह मुगल दरबार की दैनिक घटनाओं का लिखित विवरण था जो राजपूत राजाओं को भेजा जाता था। यह केवल युद्ध के समाचार छापता था। यह फारसी भाषा में लिखी गई एक कविता थी। देखिए, ये एक तरह से बुलेटिन थे उस समय, हस्तलिखित बुलेटिन। इनमें जो राजपूत राजा थे उनको मुगल दरबार की पल पल की हलचल, गुटबाजी और सम्राट का जो उस समय का सोच होती थी उसके बारे में पता चलता था, जिसके आधार पर वे अपनी जो नीतियां हैं उनका चयन करते थे। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा, ये ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। यह मुगल दरबार की दैनिक घटनाओं का लिखित विवरण था जो राजपूत राजाओं को भेजा जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। परवाना आदेश की प्रकृति कैसी थी? यह केवल विदेशी राजाओं को भेजा जाता था। यह शासक द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों या प्रजा को दी गई आज्ञा थी। यह केवल शांति संधियों के लिए उपयोग होता था, या यह एक प्रकार का मृत्युदंड पत्र था। देखिए, जो परवाना है वो एक प्रशासनिक आदेश था जो फरमान से छोटा होता था और स्थानीय स्तर पर आज्ञाओं के कार्यान्वयन के लिए ये जारी किया जाता था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यह शासक द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों या प्रजा को दी गई आज्ञा थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। हस्बुल हुक्म आदेश किसके द्वारा जारी किया जाता था? सीधे मुगल सम्राट द्वारा, केवल राजपूत राजाओं द्वारा, केवल सेनापतियों द्वारा, या सम्राट की आज्ञा से वजीर या किसी उच्च अधिकारी द्वारा। देखिए, जो हस्बुल हुक्म है इसका शाब्दिक अर्थ होता है आदेशानुसार। जब सम्राट खुद आदेश न देकर अपने किसी भरोसेमंद जो मंत्री होते थे उनको आदेश देने के लिए कहते थे तो वे हस्बुल हुक्म कहलाते थे। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सम्राट की आज्ञा से वजीर या किसी उच्च अधिकारी द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। जोधपुर राज्य की व्याहरी बहियां किस सामाजिक पक्ष का साक्ष्य है? राज परिवार के विवाह, रस्मों, उपहारों और दहेज की वस्तुओं का विस्तृत विवरण, अकाल के समय अनाज वितरण का रिकॉर्ड, या केवल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों का विवरण, अथवा विदेशी व्यापारियों के साथ हुए व्यापारिक समझौतों का विवरण। देखिए, जो भैया है वो मध्यकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का खजाना है। इनमें विवाह के दौरान होने वाला खर्च, आमंत्रित अतिथियों की सूची और सांस्कृतिक जो परंपराएं थी उनका विवरण मिलता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा, राज परिवार के विवाह, रस्मों, उपहारों और दहेज वस्तुओं का विस्तृत विवरण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। खजाना और लेखा बहियों का मुख्य प्रशासनिक लाभ क्या था? यह केवल राजा की वीरता की गाथाएं लिखने के काम आती थी। यह राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य, आय व्यय का सटीक डेटा प्रदान करती थी जिससे भविष्य का बजट बनाना संभव था।
यह केवल किलो की संख्या गिनने के लिए थी या यह प्रजा की वंशावली के रिकॉर्ड थे? देखिए, जो भैया हैं वो अकाउंटिंग का मुख्य आधार थी उस समय। इनके बिना जो राज्य का आर्थिक संतुलन है वो बिगड़ सकता था। और 18वीं सदी तक ये जो भैया हैं वो अत्यंत शुद्ध और व्यवस्थित हो चुकी थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये राज्य के वित्तीय, स्वास्थ्य, आय व्यय का सटीक डेटा प्रदान करती थी, जिससे भविष्य का बजट बनाना संभव था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। आमद ओ खर्च शब्दावली किस विभाग से संबंधित है? सैन्य विभाग, न्याय विभाग, वित्त विभाग या कृषि विभाग? देखिए, जो आमद है उसका अर्थ होता है आवक अर्थात इनकम, और खर्च जो है उसका अर्थ है व्यय। ये जो है वो वित्त विभाग का आधार हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, वित्त विभाग। ठीक है, और ये जो वित्त विभाग का मूल आधार माना जाता है, इसके बिना कोई भी प्रशासनिक कार्य जो है वो नहीं हो सकता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। राजस्थान की मध्यकालीन पुरालेखीय सामग्री का सबसे व्यवस्थित और विशाल भंडार कहाँ है? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जवाहर कला केंद्र या सिटी पैलेस संग्रहालय? देखिए, जो बीकानेर में स्थित राजस्थान राज्य अभिलेखागार है, RSAB, उसमें देश के सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखागारों में से एक है। यहाँ पर मुगलकालीन प्रमाणों से लेकर जो रियासतों की बहियां है वहां तक का विशाल संग्रह सुरक्षित है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर राजस्थान राज्य अभिलेखागार। तो विद्यार्थियों, आज हमने मध्यकालीन राजस्थान के उन 50 महत्वपूर्ण प्रशासनिक पुरातात्विक स्तंभों को छुआ है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत घातक है। वेद दर्शनम की आज की इस क्लास में आपके कई सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। लेकिन दोस्तों, प्रशासन और सेना बिना खजाने के नहीं चलते। हमारी अगली क्लास राजपूताने की उस व्यवस्था पर होगी जिसने राजाओं के खजाने भरे भी और आम किसानों को रुलाया भी। क्या आप जानते हैं खालसा, जागीर और भौम भूमि में क्या अंतर था? क्या आपने इतिहास के उन अजीबो-गरीब करों के बारे में सुना है, जैसे बेटी की शादी पर लगने वाला चंवरी लाग, या राजा की सेना के किसी गांव के पड़ाव डालने पर वहां के लोगों से वसूल जाने वाली खिचड़ी लाग? ये सारे कर प्रणालियों के राज खुलेंगे हमारी अगली क्लास में, जिसका टॉपिक होगा भू राजस्व प्रणालियां, भूमि के प्रकार एवं प्रमुख लाग भाग। तो क्या आप उस धमाकेदार क्लास के लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल वेदा दर्शनम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में राजपूताने के राजस्व रहस्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।